नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं? उम्मीद कर रहे हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अभी जस्ट आपने देखा होगा कि एक आईबीपीएस आरआरबी का नोटिफ़िकेशन आउट हुआ है। आज उसके बारे में हम विशेष चर्चा करने वाले हैं। अर्थात ये जो आईबीपीएस आरआरबी है, इसमें आपको पीओ भी देखने को मिलेगा और साथ-साथ में आपको क्लर्क भी देखने को मिलेगा। ये जो पीओ है, पीओ की जो वैकेंसी है पूरी की पूरी है 3907 अर्थात 3907 और जो आपका क्लर्क का है, इसमें है आपका 7972 अर्थात 7972 है। अगर देखा जाए तो पूरा जो आईबीपीएस आरआरबी का जो पूरा टोटल पोस्ट है वो है कितना 13,217 अर्थात 13,217। इसमें और भी पोस्ट हैं जैसे पीओ क्लर्क के अलावा भी जैसे पीओ में भी कई पोस्ट हैं। तो इसमें हमने आपको अभी बताया कि जैसे पीओ है, पीओ मतलब ये ग्रुप ए में आता है। ये किस में आता है? ये ग्रुप ए में आता है। और जो आपका ये क्लर्क है, ये किस में आता है? ग्रुप बी में आता है। ये किस में आता है? ग्रुप बी में आता है। अब ये जो आपका ग्रुप ए है अर्थात पीओ जो है, इसमें भी स्केल 1, स्केल सेकंड और स्केल थर्ड अर्थात स्केल 1, स्केल 2 और एक क्या होता है स्केल 3, ये 3 करके आता है। अर्थात स्केल 1 आता है, स्केल 2 आता है, स्केल 3। स्केल 1 में जो होते हैं वो असिस्टेंट मैनेजर होते हैं और स्केल असिस्टेंट मैनेजर होते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख पाऊँ तो असिस्टेंट मैनेजर होते हैं। और जो आपका स्केल 2 होता है वो जनरल मैनेजर होते हैं। जो आपका स्केल 2 होता है वो जनरल मैनेजर होते हैं। और जो आपका स्केल 3 होता है वो कौन होते हैं? वो सीनियर मैनेजर होते हैं। और ये जो आपका ग्रुप बी होता है, ग्रुप बी में ये आपके कौन होते हैं? ऑफिस असिस्टेंट होते हैं। ऑफिस असिस्टेंट होते हैं अर्थात हम लिख पाऊँ तो मैं वो ये लिख दे रहा हूँ अर्थात ऑफिस असिस्टेंट होते हैं। तो आपने ये समझा कि जो आईबीपीएस पीओ होते हैं, सॉरी हाँ, आईबीपीएस आरआरबी में जो पीओ होते हैं इसमें स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 करके है। स्केल 1 में असिस्टेंट मैनेजर, स्केल 2 में जनरल मैनेजर और स्केल 3 में सीनियर मैनेजर। और जो क्लर्क होते हैं वो ग्रुप बी में आते हैं अर्थात ऑफिस असिस्टेंट इनको कहते हैं। अर्थात पीओ में 3907 और क्लर्क में 7972 पूरे के पूरे पोस्ट हैं। और मैं जो इम्पोर्टेंट बात बताऊं कि अभी हाल ही में अर्थात ये इसका जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है वो अप्रोक्स कल के आसपास हुआ है। तो अर्थात इसका जो एप्लीकेशन डेट है आज से स्टार्ट हुआ है। आज से मतलब कि 1 तारीख से, 1 तारीख 9वां महीना 2025 अर्थात 1 सितंबर से इसका एप्लीकेशन डेट स्टार्ट हुआ है। और इसका जो लास्ट डेट है वो कितना है 21 अर्थात 21 नवंबर को इसका क्या है लास्ट डेट है। और इसका जो प्रीलिम्स एग्जाम होगा, जो इसका प्री एग्जाम होगा वो होगा नवंबर में। ये नवंबर किसका है? ये आपका ऑफिस असिस्टेंट का है अर्थात क्लर्क का है। आपका नवंबर में एग्जाम होगा। और जो आपका पीओ का है, पीओ आपका दिसंबर 2025 में होगा। और इसका जो मेंस होगा, मेंस एग्जाम जो होगा अगर देखा जाए तो ऑफिस असिस्टेंट का अर्थात क्लर्क का दिसंबर 2025 में होगा। और जो आपका ये पीओ का है वो फरवरी 2026 में होगा। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जैसे आपका जो ऑफिस असिस्टेंट है, जो आपका क्लर्क है, जो आपका क्लर्क है, इसमें आपको प्री देखने को मिलेगा अर्थात प्री के साथ साथ और क्या देखने को मिलेगा? मेंस देखने को मिलेगा। लेकिन जो आपका पीओ है, जो आपका पीओ है, इसमें आपको प्री भी देखने को मिलेगा, साथ साथ में आपको मेंस भी देखने का मिलेगा। और साथ साथ में इसमें क्या होगा? साथ साथ में इसके इसमें इंटरव्यू भी होगा। अर्थात क्लर्क में, ऑफिस असिस्टेंट में, क्लर्क में आप प्री और मेंस 2 फेज से गुजरेंगे। और जो आपका पीओ होगा वो आप 3 फेज से गुजरेंगे। प्री भी होगा, साथ में मेंस भी होगा और साथ में क्या होगा? इंटरव्यू होगा। अगर देखा जाए अप्रोक्स ये दोनों को मिला के अप्रोक्स देखा जाए, अगर इसमें देखा जाए तो 6 महीने में आपको 6 मंथ में, ओनली 6 मंथ में आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। और पीओ में वही 8th मंथ में आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। अर्थात इसका जो ज्वाइनिंग प्रोसेस होता है बहुत फास्ट होता है। किसका? ये आईबीपीएस पीओ का। अर्थात बैंक में जितनी भी जॉब आप करने जाएंगे अर्थात जितने भी देखेंगे उसमें सबके सब बहुत फास्ट होते हैं। 6 से 8 महीने में इसकी ज्वाइनिंग हो जाती है। तो अभी हमने आपको बताया कि एप्लीकेशन डेट 1 सितंबर 2025, लास्ट डेट 21 सितंबर 2025, प्रीलिम्स एग्जाम क्लर्क का नवंबर में और पीओ का दिसंबर में, मेंस क्लर्क का दिसंबर में और फरवरी 2026 में आपका पीओ का होगा। अब हम बात कर लेते हैं फी की अर्थात कितने चार्जेस लगेंगे अगर हम एप्लीकेशन अर्थात अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो इसके लिए हमें कितना फी पे करना होगा। अगर आपको ऑफिसर अर्थात जो इसके पीओ के लिए अगर आप एप्लीकेशन कर रहे हैं अर्थात अप्लाई कर रहे हैं ऑफिसर के लिए स्केल 1 से 2 और सेकंड, यदि आप
जनरल ओबीसी हैं तो आपको पूर्व कितने देना पड़ेगा, 850 रुपये देना पड़ेगा। अर्थात यहाँ पे 850 रुपये कुछ जैसे एससी हो गए, एसटी हो गए और पीडब्ल्यूडी अर्थात शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और पीडब्ल्यूडी में जो आते हैं उनको 175 रुपये पे करना होगा। ये किनके लिए मैं बात कर रहा हूँ, ये ऑफिसर के लिए, स्केल 1 पीओ के लिए बात कर रहा हूँ। और जो आपका ऑफिस असिस्टेंट होते हैं जो ग्रुप बी में आते हैं, क्लर्क जिन्हें कहते हैं, इनके लिए अगर जो जनरल ओबीसी वाले हैं ये इनको कितना 850 रुपये पे करने पड़ेगा। और जो एससी शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब और पीडब्ल्यूडी वाले में आते हैं ये इनको भी 175 रुपये पे करना होगा। अर्थात अगर आप ऑफिसर के लिए या ऑफिस असिस्टेंट के लिए अर्थात पीओ को दोनों के लिए अगर आप एप्लीकेशन कर रहे हैं तो जनरल ओबीसी के लिए 850 और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 175 रुपये पे करने होंगे। अब आइए अब हम एज को देख लेते हैं, इनकी क्या एज होनी चाहिए। अर्थात पीओ को भी अप्लाई करने के लिए क्या एज होनी चाहिए और क्लर्क को भी अप्लाई करने के लिए क्या एज होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम ग्रुप ए की बात करेंगे, अर्थात हम पीओ की बात करेंगे। इसमें हमने आपको बताया था कि स्केल फर्स्ट और स्केल सेकंड और स्केल क्या, स्केल थर्ड। जो आपका स्केल फर्स्ट है मैंने आपको बताया था असिस्टेंट मैनेजर, इनकी जो एज होनी चाहिए अर्थात फॉर्म फिलअप करने के लिए, फॉर्म अप्लाई करने के लिए 18 से 30 वर्ष तक इनकी एज होनी चाहिए। और जो जनरल मैनेजर है सेकंड स्केल वाला, इनका जो एज फॉर्म अप्लाई करने के लिए होनी चाहिए 21 से लेकर 32 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपके 3 स्केल्स हैं अर्थात स्केल 3 जो है वो सीनियर मैनेजर है, इनका 21 से लेकर 40 वर्ष तक ये अप्लाई कर सकते हैं। अर्थात असिस्टेंट मैनेजर स्केल फर्स्ट के लिए 18 से 30 वर्ष और स्केल सेकंड जनरल मैनेजर के लिए 21 से 32 वर्ष और स्केल थर्ड सीनियर मैनेजर के लिए 21 से लेकर 40 वर्ष तक। अब यहाँ पे बात दूसरे अर्थात ग्रुप बी की आती है। जो ग्रुप बी है ये ऑफिस असिस्टेंट अर्थात जो क्लर्क में होते हैं ग्रुप बी आते हैं ऑफिस असिस्टेंट, इनका जो एज होना चाहिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए 18 से लेकर 28 वर्ष तक होना चाहिए। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन की, अर्थात जो आयु में छूट क्या होनी चाहिए उनकी बात कर लेते हैं। यदि आप शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब एससी एसटी के हैं तो आपको 5 ईयर्स आपको छूट मिलेगा, रिलैक्सेशन मिलेगा। यदि आप ओबीसी अदर बैकवर्ड में आते हैं तो 3 ईयर्स आपको क्या मिलेगा, रिलैक्सेशन मिलेगा। और यदि आप पीडब्ल्यूबीडी में आते हैं तो आपको 10 ईयर्स छूट मिलेगा। अर्थात एससी एसटी में 5 ईयर्स, ओबीसी में 3 ईयर्स और पीडब्ल्यूबीडी में आपको 10 ईयर्स छूट। अब हम बात कर लेते हैं इनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के, अर्थात इनके क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होने चाहिए। तो आइए हम देख लेते हैं। जैसे हमने आपको बताया था कि एक आपका क्या है ऑफिस असिस्टेंट अर्थात जो क्लर्क में आते हैं, जो ग्रुप बी में आते हैं, उनके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। अर्थात उनके लिए योग्यता ये होनी चाहिए कि उनके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री होनी चाहिए। और साथ साथ ये बहुत कंपलसरी इसलिए स्टार लगा हुआ है कि लोकल लैंग्वेज अर्थात जिस जगह अप्लाई कर रहे हैं उस जगह का उनका लोकल लैंग्वेज उनको अच्छी तरीके से पकड़ बनी हो, अच्छे तरीके से लोकल लैंग्वेज आता हो, ये बहुत कंपलसरी है। और इसके बाद डिजायरेबल वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, अर्थात डिजायरेबल अर्थात इच्छा जाहिर किया गया है कि यहाँ पे कंप्यूटर के लिए आपको नॉलेज होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि ग्रुप ए अर्थात स्केल फर्स्ट स्केल सेकंड, हालांकि मैंने थर्ड नहीं बताया, थर्ड के लिए कुछ और डॉक्यूमेंट्स हैं तो उसको आप देख लेना। तो असिस्टेंट जो मैनेजर है स्केल फर्स्ट का जो होता है, ग्रुप ए का जो असिस्टेंट मैनेजर होता है स्केल फर्स्ट का, इनके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, इनके लिए भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। अर्थात किसी भी इंस्टीट्यूट से अर्थात किसी भी यूनिवर्सिटी से क्या होना चाहिए, बैचलर डिग्री होना चाहिए। और इसके बाद बहुत कंपलसरी, क्या कंपलसरी है, कंपलसरी ये है कि लोकल लैंग्वेज जिस जगह आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो उस जगह का लोकल लैंग्वेज उनको आता हो। और इसके बाद डिजायरेबल वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, अर्थात जिस तरीके से ऑफिस असिस्टेंट का है सेम उसी तरीके से, जिस तरीके से ग्रुप बी का ऑफिस असिस्टेंट का है, क्लर्क का है, सेम उसी तरीके से ग्रुप ए का अर्थात स्केल फर्स्ट का असिस्टेंट मैनेजर का योग्यता है। अब आइए अब हम ग्रुप ए का ही देख लेते हैं कि स्केल सेकंड अर्थात जनरल मैनेजर के लिए क्या योग्यता है। तो जनरल मैनेजर के लिए बैचलर डिग्री अर्थात किसी भी यूनिवर्सिटी से उनके पास क्या होनी चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, कह रहा है कि 2 ईयर्स इनको क्या होनी चाहिए, किसी भी बैंक में इनको एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसी भी बैंक में 2 ईयर्स इनको एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से इनको एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो अभी हमने आपको बताया कि ऑफिस असिस्टेंट अर्थात क्लर्क के लिए बैचलर डिग्री, लोकल लैंग्वेज और थोड़ा सा कंप्यूटर नॉलेज। और ग्रुप ए अर्थात असिस्टेंट मैनेजर इसके फर्स्ट के लिए बैचलर डिग्री, लोकल लैंग्वेज, थोड़ा सा कंप्यूटर नॉलेज। और जनरल मैनेजर इसके सेकंड के लिए बैचलर डिग्री, 2 ईयर्स किसी भी बैंक में इनको एक्सपीरियंस होना चाहिए और या तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से इनको क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए।
तो आइए अब हम इनके प्रीलिम्स एग्जाम को भी देख लेते हैं, अर्थात इनका जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है वो कैसा होता है। इनका जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है वो केवल और केवल रीजनिंग और मैथ पूछा जाता है। आपने सही सुना, केवल और केवल रीजनिंग और मैथ पूछा जाता है, इसमें इंग्लिश नहीं पूछा जाता है। अगर मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको इंग्लिश कतई नहीं आती, इंग्लिश थोड़ा सा भी भनक भी नहीं है, कहीं भी आसपास दूर दराज तक आपको इंग्लिश आती ही नहीं है ना, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर दो, क्योंकि इसमें प्री और साथ साथ में मेंस कहीं भी आपको, या आप इंटरव्यू कहीं भी आपको इंग्लिश का थोड़ा सा भी मात्र नहीं मिलेगा, अर्थात आप बिना इंग्लिश को इसको आप क्वालिफाई कर सकते हो। अर्थात इसमें इंग्लिश आप कहीं आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। यदि आपको इंग्लिश नहीं आती है, आप इंग्लिश से दूर भागते हैं, तो इस फॉर्म को जरूर अप्लाई कर दीजिए। इसमें आपका जो प्री होगा वो केवल और केवल 2 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, 40 क्वेश्चन। फिर जो आपका रीजनिंग होगा वो भी 40 क्वेश्चन होगा, जो न्यूमेरिकल एबिलिटी अर्थात मैथ होगा वो भी 40 क्वेश्चन, अर्थात 80 क्वेश्चन होंगे। और इसके बाद जो मार्क्स होंगे वो भी 80 होंगे। जो आपका रीजनिंग होगा वो 25 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए 25 मिनट का टाइम। और जो आपका मैथ होगा वो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 20 मिनट, अर्थात पूरे के पूरे कितने 45 मिनट में 80 क्वेश्चन आपको करना होगा। अब आपको ये भी बता दूं कि ये जो मैं बता रहा हूँ कि रीजनिंग और मैथ, ये जो आपका रीजनिंग है ये मैथ है, ये दोनों ही सेम, अर्थात जो आपका पीओ होगा उसमें भी केवल रीजनिंग और मैथ पूछा जाएगा प्रीलिम्स में। जो आपका पीओ का एग्जाम होगा उसमें भी प्री जो होगा सेम ऐसे ही होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, अर्थात रीजनिंग पूछा जाएगा, मैथ पूछा जाएगा, 40-40 क्वेश्चन, अर्थात 40-40 क्वेश्चन और 40-40 मार्क्स का 25 मिनट और 20 मिनट। सेम पीओ का भी सेम ऐसे होगा और सेम कलर का भी होगा, सेम कलर का, अर्थात जैसे कलर का एग्जाम होगा सेम वैसे पीयू का होगा, अर्थात ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा पीयू में भी प्री में, और क्लर्क में भी प्री में ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। पीयू में भी आपका रीजनिंग मैथ होगा, क्लर्क में भी आपका रीजनिंग मैथ होगा। पीयू में भी 40-40 क्वेश्चन होंगे, क्लर्क में भी 40-40, पीयू में भी 40-40 मार्क्स होगा, क्लर्क में भी 40-40 मार्क्स, पीयू में भी 25 मिनट 20 मिनट दिया जाएगा, क्लर्क में भी 25 मिनट 20 मिनट। अर्थात कहना ये चाह रहा हूँ कि आपका ये जो दोनों अर्थात दिख रहा है रीजनिंग और मैथ, ये आपका जो प्री एग्जाम होगा वो पीयू का भी सेम वैसे होगा और कलर का भी सेम वैसे होगा। अब आपको ये भी बताता चलूं, इनका जो नेगेटिव मार्क होगा 1/4 का होगा, इनका जो नेगेटिव मार्क होगा 1/4 का होगा, अर्थात 0.25 मार्क्स डिटेक्ट कर लिए जाएंगे यदि आप कोई भी क्वेश्चन रन करेंगे, तो अर्थात फोर्थ पे बना था 4 क्वेश्चन, यदि आप गलत करेंगे तो आपका एक जो सही होगा वो भी काट लिया जाएगा। तो आप का जो प्री होगा वो केवल और केवल आप देख पा रहे हैं रीजनिंग और मैथ 2 सब्जेक्ट होगा, इसमें आप इंग्लिश कहीं से कहीं तक आपका छुआतरा नहीं है, अर्थात अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है तो आपके लिए द बेस्ट है। अब आइए अब हम मेंस की बात कर लेते हैं। तो आपका जो मेंस होगा ना, वो मेंस भी कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव, अर्थात जिस हिसाब से प्री आपका ऑब्जेक्टिव हुआ था सेम वैसे ही मेंस भी आपका क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। हालांकि ये जो हम बताने जा रहे हैं वो आपका पीओ का भी ऐसा ही सेम है और सेम कलर का भी है। जिस हिसाब से आपका प्री हुआ था पीओ में और कलर के, अर्थात जिस हिसाब से आप प्री देखे थे पीओ कलर दोनों का सेम था, केवल 2 सब्जेक्ट और 40-40 नंबर 40-40 मार्क्स 25-20 मिनट्स, ये सब जैसे पीओ कलर में प्री आपका हुआ था सेम वैसे आपका मेंस भी अर्थात ऑब्जेक्टिव होगा। और मेंस भी आपका जैसे पीओ का सभी क्वेश्चन सभी मार्क्स सभी मिनट्स दिए हैं वैसे सेम कलर का भी आपका दिया जाएगा, अर्थात पीओ और क्लर्क दोनों ही सेम तरीके से होंगे। हालांकि अलग अलग डेट पे होंगे, लेकिन ये जो प्रोसेस दिख रहा है ना, ये सारे जो सब्जेक्ट दिख रहे हैं, नंबर ऑफ मार्क्स नंबर ऑफ क्वेश्चन ड्यूरेशन दिख रहे हैं सेम वैसे ही होगा, पीओ का भी सेम वैसे होगा और कलर का भी सेम वैसे होगा। अर्थात अगर आप देख पा रहे हैं रीजनिंग, रीजनिंग होगा 40 क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन अर्थात 40 रहेगा, और नंबर ऑफ मार्क्स अर्थात 50 मार्क्स का होगा, कितने मिनट में 30 मिनट में, 30 मिनट में आपको 40 क्वेश्चन दिया जाएगा, 50 मार्क्स का होगा क्या आपका रीजनिंग। इसके बाद आपका कंप्यूटर नॉलेज होगा 40 क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 रहेगा और नंबर ऑफ मार्क्स कितना रहेगा 20, 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स का, और ये आपका ड्यूरेशन कितना रहेगा 15 मिनट में। कंप्यूटर नॉलेज कितना मिनट में 15 मिनट में, 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स का। इसके बाद आपका होगा जनरल अवेयरनेस, जिसे आप जीके कहते हैं। जनरल अवेयरनेस नंबर ऑफ क्वेश्चन अर्थात क्वेश्चन की संख्या 40 रहेगी और मार्क्स जो होंगे नंबर ऑफ मार्क्स वो भी 40 रहेंगे।
टाइमिंग जो दिया जाएगा वो कितना 15 मिनट, अर्थात 15 मिनट में आपका जनरल अवेयरनेस होगा 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का। इसके बाद अब यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे इंग्लिश लिखा गया। मैंने अभी क्या बताया था कि यदि आप इंग्लिश का कहीं से भी कहाँ तक नाता नहीं है तो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें न तो प्री में इंग्लिश देखने को मिलेगा न तो मेंस में, अभी हमने आपको बताया। तो आप कहोगे कि यहाँ पे इंग्लिश क्यों लिखा? भाई ये जो आप देख रहे हो ना ये लैंग्वेज है, अर्थात या तो आप इंग्लिश चूज कर सकते हो या तो आप हिंदी चूज कर सकते हो। यदि आपको इंग्लिश नहीं आता है तो आप इंग्लिश ना चूज करके आप क्या चूज करेंगे? हिंदी चूज करेंगे। तो बताओ आपका अगर इंग्लिश नहीं आ रहा है तो आप इंग्लिश ना चूज करके आप हिंदी जब चूज करेंगे तो आपको किसका पेपर देना होगा? हिंदी का देना होगा। अगर आपको हिंदी नहीं आ रहा है तो इंग्लिश दे दीजिए। तो 40 क्वेश्चन और कितने मार्क्स का? 40 मार्क्स का। टाइमिंग कितना रहेगा? 30 मिनट्स रहेंगे। इसके बाद आपका लास्ट जो है वो मैथ है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, वो भी कितने समय में? 30 मिनट्स में। अगर आप देखेंगे पूरे पूरे नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं? 200। और पूरे पूरे अगर आप नंबर ऑफ मार्क्स देखेंगे वो भी कितने हैं? 200। और अगर आप ड्यूरेशन देखेंगे पूरे पूरे टोटल 120 मिनट अर्थात 2 घंटे आपको पूरे पूरे दिए जाएंगे। ये जो मैं आपको बताया, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे कंप्यूटर नॉलेज हो, चाहे जनरल अवेयरनेस हो, चाहे हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज हो, चाहे न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसे मैथ बोलते हैं, ये जैसे जैसे जिस तरीके से आपका प्री होगा, सॉरी, जिस तरीके से आपका क्लर्क होगा सेम उसी तरीके से आपका पीओ भी होगा। हालांकि जब आप प्री पास करेंगे, कट ऑफ क्लियर करेंगे, इसके बाद आपका मेंस होगा। और हमने आपको बताया था कि दिसंबर में आपका क्लर्क का मेंस होगा और इसके बाद फरवरी में आपका पीओ का मेंस होगा सेम उसी तरीके से, अर्थात दोनों सेम होगा। और जो इनकी नेगेटिव मार्क्स होंगे 1/4 होंगे, अर्थात 0.25 मार्क्स डिटेक्ट कर लिए जाएंगे यदि आप रॉन्ग कर रहे हैं। तो अर्थात यदि आप 4 क्वेश्चन रॉन्ग कर रहे हैं तो 1 क्वेश्चन आपका क्या कर लिया जाएगा? डिटेक्ट कर लिया जाएगा। और 1 क्वेश्चन पे 0.25 मार्क्स आपका क्या कर लिया जाएगा? डिटेक्ट कर लिया जाएगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। मेंस ऑब्जेक्टिव होगा जैसे जैसे जिस तरीके से जैसे प्री सॉरी जैसे आपका पी होगा सेम वैसे आपका क्लर्क होगा। अर्थात जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं रीजनिंग, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, हिंदी या इंग्लिश, मैथ, सेम वैसे आपका पीओ क्लर्क होगा। यदि आप क्लर्क हैं तो क्लर्क के बाद इसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी। और यदि आप पीओ दे रहे हैं तो पीओ में भी आपका मेंस अगर पास करेंगे, कट ऑफ क्लियर करेंगे, कट ऑफ क्लियर करने के बाद आपको अब आगे एक फेज से और गुजरना होगा जिसे बोलते हैं इंटरव्यू। अगर आप इंटरव्यू पास कर लिए तो आपको क्या पीओ में आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगी और क्लर्क में आपको पहले ही मिल जाएगी। तो अगर आप पीओ बनना चाह रहे हैं तो आपको 3 फेजेस से गुजरना पड़ेगा। यदि आप क्लर्क बनना चाह रहे हैं तो आपको 2 फेजेस से गुजरना पड़ेगा। एक बात और बता दूं कि इसमें सिविल स्कोर देखा जाएगा। इसमें क्या देखा जाएगा? सिविल स्कोर देखा जाएगा। इसमें किसमें? ये दोनों में, अर्थात चाहे वो आप क्लर्क भरिए चाहे आप पीओ भरिए, दोनों में सिविल स्कोर देखा जाएगा। यदि आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो आप फॉर्म फिलअप कर दीजिए। और यदि किसका मान लीजिए किसी का सिविल स्कोर नहीं, कभी जब कभी कोई लोन नहीं लिए हैं, जब कभी लोन नहीं है तो उनका सिविल स्कोर बना ही नहीं होगा, तो वो अलग बात है। और जिनका सिविल स्कोर खराब है क्या वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ, आप फॉर्म अप्लाई करिए। जब आपका ज्वाइनिंग लेटर होगा तो उस दौरान पे आप बैंक से क्या कर लीजिएगा, जिस जगह से आपका लोन होगा आप उसके पहले अर्थात ज्वाइनिंग से पहले पूरा पे करने के बाद एक एनओसी कागज होता है शायद, तो उसको आपको ले जाकर वहाँ पे देना पड़ता है। तब आपकी क्या हो जाएगी? अर्थात आपका भी सिविल स्कोर सही हो जाएगा। अर्थात इसमें भी आपको क्या देखना पड़ेगा? अब जाके सिविल स्कोर ले रहा है तो सिविल स्कोर आपको देखना पड़ेगा। यदि अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है और नहीं बना है तब भी अच्छी बात है। अगर खराब हो गया तो भी आप उसको ज्वाइनिंग से पहले आप जिस जहाँ से आप लोन करवाए हैं वहां से आप सही करवा सकते हैं। तो जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि अगर आप देखा जाए जो टीचर्स लाइन होती है, अर्थात टीचर की अगर लाइन छोड़ दिया जाए तो अगर देखा जाए सारे के सारे जो एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं कम से कम 1 से 2 वर्ष में सभी के सभी क्लियर होते हैं, तब जाके आपका ज्वाइनिंग होता है। लेकिन बैंक एक ऐसा एग्जाम है जो आपको 6 महीने में गारंटी देता है, 6 महीने में आपकी ज्वाइनिंग करवा देंगे। अर्थात 6 से 8 महीने के अंदर ये ज्वाइनिंग करवाने की गारंटी देता है। यदि आपके अंदर भी इतनी क्षमता है, इतनी एलिजिबिलिटी, ये सब क्राइटेरिया आप फुलफिल कर पा रहे हैं, यदि आपके अंदर दृढ़ संकल्प है, स्मार्ट स्टडी कर सकते हो, तो आप इसमें लग के आप 6 महीने के अंदर अपने सपने को साकार कर सकते हो। यदि आपकी एज जो भी हमने आपको बताया क्लर्क के लिए, पीओ के लिए, यदि सारे क्राइटेरिया आप फुलफिल कर पा रहे हैं तो फॉर्म को अप्लाई करिए और अच्छे संघर्ष के साथ, अच्छा संघर्ष देखो 2 तरीके से होता है, मैं बार बार करता हूँ। एक होता है कि संघर्ष करते जाओ करते जाओ करते जाओ, एक होता है जो व्यक्ति संघर्ष करता है लेकिन स्मार्ट
स्मार्ट तरीके से संघर्ष करता है वो जल्दी अचीव कर लेता है अपने लक्ष्य को। तो अगर आप स्मार्ट तरीके से आप लक्ष्य को देखो, दोनों में सेम मतलब है। अगर जैसे अगर स्टडी में देखा जाए तो एक संघर्ष करते रहो और कभी मॉक टेस्ट देते न रहो। एक है वो बंदा संघर्ष भी कर रहा है और संघर्ष के साथ साथ वो अच्छे से मॉक टेस्ट भी दे रहा है। तो स्मार्ट स्टडी अर्थात केवल मॉक टेस्ट देना ही स्मार्ट स्टडी नहीं है, स्मार्ट तरीके से पढ़ा भी जाता है। तो अगर आपके अंदर इतनी एलिजिबिलिटी है, अगर आप सक्षम हैं इन सभी के लिए अर्थात ये पीओ के लिए और कलर के लिए, तो आप हमको फिलअप करिए और अपने सपने को साकार करिए और आप जल्द ही ज्वाइनिंग लीजिए। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विदा करते हैं। यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।